नमस्कार, जय बिहार, वंदे मातरम। मैं विश्वजीत पांडे, विश्व गुरु हिंदुस्तान के इस अनोखे अभियान आत्मनिर्भर बिहार के वीडियो सीरीज के तीसरे एपिसोड में आप सबके समक्ष आपके आदेश पर हाजिर हूं और उम्मीद करता हूं इस वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में आप अपने स्वजनों के साथ अपने स्थान पर स्वस्थ एवं सकुशल हैं और एक समृद्ध भारत के कुशलता की कामना कर रहे हैं। दोस्तों, आज की टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि मेरे इस YouTube चैनल विश्व गुरु हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपके पास ये वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। कुमार विश्वास की एक कविता है, किसी के दिल की मायूसी जहां पे हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पे खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कल 90 दशक के बिहार का, 90 के दशक के बिहार का, जिस बिहार में, उस दशक में, जिस बिहार की फिजाओं में, जिस बिहार के वातावरण में एक अजीब तरह की खौफ एवं दहशत का माहौल हुआ करता था। लेकिन उस खौफ और दहशत को जब भी याद किया जाता है तो यह बताना प्रासंगिक हो जाता है कि कोई भी जिंदा कौम अपने इतिहास नहीं भूल पाती है। इसलिए पीछे झांकना जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ियां वो गलती दोहरा न सके जो हमारे पुरखों ने की थी। गोपालगंज की मिट्टी से निकलकर बिहार की पॉलिटिक्स का डीएनए बदल देने वाला शख्स, सिस्टम के सर पर जाति की धमक से सवार होने वाला, बिहार के हाल को बेहाल करने वाला, गरीबों का मसीहा, पिछड़ों का पोस्टर बॉय वो लालू, जिसने 90 के दशक में बिहार से लेकर दिल्ली तक की सियासत की पिछली तौर तरीकों को सिर के बल खड़ा करके पॉलिटिक्स का डीएनए ही बदल देने वाला, उस लालू ने कुछ लोगों की ही नहीं, जबकि पूरे एक दशक की, पूरे एक जेनरेशन का भविष्य चौपट कर दिया। हम बात कर रहे थे कि बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं है, समृद्ध राज्यों की अपेक्षा इंडस्ट्रीज हैं ही नहीं। किंतु आपको याद है क्या, लालू ने तो 5 ऐसी इंडस्ट्री कायम की थी जिसके लिए उसे विश्व का सर्वोच्च प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जाना चाहिए। आपको याद है ना? नहीं याद आ रहा है? मैं याद दिला देता हूं 5 इंडस्ट्रीज के नाम जिसको लालू ने वहां पे स्टैब्लिश किया। उस इंडस्ट्रीज को लालू ने, याद करें, किडनैपिंग, बंदूक माफिया, कोयला माफिया, माइंस माफिया, शार्प शूटर। आखिर इस इंडस्ट्री को बिहार में पनाह किसने दी? इस इंडस्ट्रीज को बिहार में लाने का सूत्रधार है तो कौन? जी हां, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी तो हैं। ये वही लालू यादव जी हैं जिनके 90 के दशक के बिहार में, हमारे अपने बिहार में, जिनकी खिजाओं में दहशत और खौफ की बदबूएं आया करती थी, एक वातावरण दहशत और खौफ का हुआ करता था। और उस दहशत का खौफ, उस खौफ का वातावरण हमारे घरों में, हमारे मनोमस्तिष्क में, हमारे पूर्वजों के मनोमस्तिष्क में इस तरह का दहशत पैदा कर दिया था कि अतुल कुमार सिंह अतुल राज कैसे बन गए, सोनिया दुबे, सोनिया प्रकाश कैसी बन गई, कुणाल कुमार दुबे, कुणाल राज कैसे बन गए। इस राज के पीछे सरनेम छुपाने की बहुत बड़ी राज है जिसकी कीमत आज भी हमें चुकानी पड़ रही है और न जाने कब तक चुकानी पड़े। एक ऐसा दौर जिसने उस दौर के किशोरों को अपना सरनेम छुपाने पे मजबूर कर दिया था, क्योंकि हमारे गरीबों के पोस्टर बॉय और पिछड़ों के मसीहा का नारा ही था, भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल मतलब याद है ना? भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला, ये अगड़ी जातियां बोली जाती हैं। और ये वही अगड़ी जातियां हैं जिनको वैचारिक समृद्ध बोला जाता है। ये वही अगड़ी जातियां हैं जिनसे सभ्यता और संस्कृति पिछड़ी जातियां सीखती थी और अपने आप को समृद्ध करने की ओर बढ़ती थी।
परंतु 90 के दशक के लालू ने और लालू के कुंठित विचारों ने, लालू के फॉलोअर्स के कुंठित विचारों ने बिहार को ऐसे दकियानुसी विचारधारा की ओर ढकेल दिया जिसकी कीमत बिहार को कई दशकों तक आगे भी चुकानी पड़ेगी। और जी हां, ये उसी की देन है कि बिहारियों के लिए तमाम समृद्ध प्रदेशों के नेताओं का और वहां के लोगों का नजरिया बदल गया। एक आम बिहारी में उनको गुंडा नजर आने लगा, एक आम बिहारी में एक लाचार मनुष्य नजर आने लगा, एक आम बिहारी में एक गंवार इंसान नजर आने लगा। ये उनकी गलती नहीं है, ये गलती है तो उनके मॉडल की। उन्होंने एक ऐसा सामाजिक न्याय का फॉर्मूला तैयार किया जिसके तहत उनके हेलीकॉप्टर शॉट ने अच्छे राजनीतिज्ञों को उनके राजनीतिक सोच की परिभाषा बदलने पर मजबूर कर दी थी। जी हां, ये वही लालू यादव जी हैं जो चुनाव प्रचार के नाम पर दियारा क्षेत्र के चरवाहों के पास हेलीकॉप्टर उतारते हैं और उस हेलीकॉप्टर में चरवाहों को बैठाकर एक राउंड लगाते हैं और बोलते हैं कि बीजेपी को वोट मत देना, किसी अन्य जाति को वोट मत देना, किसी अन्य जाति के नेताओं को वोट मत देना, किसी और पार्टी को वोट मत देना, जब भी देना तब लालू यादव को देना, जिन्होंने चरवाहा विद्यालय के नाम पे उनके पिछड़े नौजवानों को लाठी में तेल पिलाने का गुण दिया, जिन्होंने उनको शिक्षित होने के बजाय उनको अपने से समृद्ध व्यक्तियों का या अपने से वैचारिक समृद्ध व्यक्तियों से लड़ जाके उनसे उनका कपार फोड़ डालने का मूल मंत्र दिया उन्होंने। ये वही बिहार है, ये वही बिहार का खौफ है, ये वही बिहार के 90 के दशक का खौफ है कि आज भी इस कोरोना रूपी वैश्विक महामारी के दौर में एक बिहार का एक स्टूडेंट नहीं कहें तो लाखों स्टूडेंट केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में दाखिला लेने हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए अपने गृह राज्य से 2000 किलोमीटर दूर कोटा में जाके पढ़ाई के लिए लाखों लाख रुपए खर्च करके तैयारी करने के लिए जाता है और ऐसी विषम परिस्थितियों में फंस जाता है तो मौजूदा सरकार उसको वापस बुलाने में भी सक्षम नहीं होती है और किसी और नियम का हवाला देके बोलती है हमारे वश में नहीं है। क्या आप भूल गए हैं? हम उसी बिहार से ताल्लुक रखते हैं, हम उसी 21वीं सदी के बिहार से ताल्लुक रखते हैं जहां पे आज भी एक खपड़ैल मकान में 30 स्टूडेंट तैयारी करते हैं, एक शिक्षक का कहा मानते हैं और वही उन शिक्षक उन 30 के 30 स्टूडेंट्स को आईआईटी क्रैक कराने का बीड़ा उठाता है और करा देता है। मैं उसी आनंद सर की बात कर रहा हूं, ये उसी बिहार के हैं, आपको पता होगा। तो अब यह प्रश्न उठता है, यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हमें अपने जनप्रतिनिधियों को इस तथ्य से रूबरू कराना होगा, उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट करनी होगी कि आखिर हमारे छात्रों को ऐसी परिस्थितियों से क्यों गुजरना पड़ रहा है। वो केवल इसलिए कि उन्हें वहां पर ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है जहां पे वो अच्छे से पढ़ाई कर पाए। तो आखिर एनवायरनमेंट देने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? जाहिर सी बात है, सत्ता की शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। प्रशासन क्या करेगा जब शासन नहीं चाहेगा? शासन में कौन लोग बैठे हैं? हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं। हमने जिन जनप्रतिनिधियों को चुना है उनके जनप्रतिनिधि भी बैठे हैं वहां पे, उन्होंने भी किन्हीं और को चुना है जो वहां पे बैठे हैं। तो आखिर हम उनसे यह संवाद नहीं करेंगे, हम उनसे सवाल नहीं पूछेंगे, हम उनको यह सोचने पे मजबूर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसका बेड़ा कौन उठाएगा? आपको और हमें इस चीज की बेड़ा उठानी पड़ेगी। हमें अपने जनप्रतिनिधियों से, हमें अपने करीबियों से, हमें अपने लोगों को जागरूक करना होगा, हमें अपने जनप्रतिनिधियों से संवाद करनी पड़ेगी, उन्हें यह बताने पे मजबूर करना होगा, उन्हें यह समझाना होगा कि हम तो आप ही के हैं, हम आप ही को चाहते हैं कि हमारा नेता आप बने रहें, परंतु अभी तक हमने आपके बारे में सोचा है, कृपा करके आप अभी हमारे बारे में भी सोचने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि इन सारे विद्यार्थियों में, इन सारे प्रवासी श्रमिकों में उनके भी कोई निकट रिश्तेदार होंगे, अवश्य ही होंगे। क्या उनको इन सारी पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ रहा है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, यह सोचने की आवश्यकता है, हमें सोचना ही पड़ेगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। दोस्तों, मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं, बल्कि एक बिहारी होने के नाते पूरे हक के साथ
पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपसे यह अपील करना चाहता हूं कि अपने जनप्रतिनिधियों से कृपा पूर्वक, आग्रह पूर्वक, सविनय निवेदन करते हुए उनसे आप यह संवाद करें, उनसे पूछें, उन्हें बताने की कोशिश करें कि हम उसी बिहार में रहते हैं जहां के शिक्षा की कोई कीमत नहीं है, जहां के शिक्षा की, जहां के शैक्षणिक स्तर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। तो आखिर जब हम ऐसे बिहार से बिलोंग करते हैं और वो 90 का दशक का दौर भी पूरा हो चुका है, तो अभी 2020 के दशक में हम एक नए बिहार की संरचना क्यों नहीं कर सकते हैं? हम एक ऐसे बिहार की नींव क्यों नहीं रख सकते हैं? हम एक ऐसे सामाजिक वातावरण की नींव क्यों नहीं रख सकते हैं कि वहां पे एक स्टूडेंट को उसके अपने माँ बाप के पास रहते हुए भी उसे अच्छी शिक्षा और अच्छी शिक्षा व्यवस्था का लाभ उठाना पड़े। मैं फिर से आपको बता दूं, मैं किसी भी छात्र के या प्रवासी बिहारियों के बिहार से बाहर जाने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन वो जाने की शर्त मजबूरी नहीं होनी चाहिए। मैं भी चाहता हूं, हमारी भी यह दिली ख्वाहिश है कि हमारे बिहार के लोग, हमारे अपने बिहार के लोग, हमारे जन्मभूमि के लोग, ऋषि मनीषियों के बिहार के लोग, मोहनदास करमचंद गांधी की कर्मभूमि के बिहार के लोग दूसरे समृद्ध और विकसित राज्यों और विकसित देशों में जाएं, वहां से गुर सीखे, समृद्ध हों और हमारे बिहार में आके इंप्लीमेंट करें, हमारे बिहार को बताएं कि हमारे शैक्षणिक स्तर, हमारा डे टू डे लाइफ का स्तर, हमारा लाइवलीहुड कैसे अच्छा हो सकता है। इन सारी चीजों की शुरुआत अगर करनी होगी तो हमें अपने आप से और आपसे करनी होगी, हमारे सबसे निकटतम जनप्रतिनिधि से करनी होगी, क्योंकि वही हमारे भाग्य विधाता हैं। वही हमें चाहे तो हमारी बातों को, हमारे संवाद को हमारे राज्य के मुखियाओं तक पहुंचा सकते हैं और उनके माध्यम से एक सकारात्मक परिवर्तन आ सकती है, एक नया दौर शुरू हो सकता है और फिर से किसी भी बिहारी को किसी दूसरे स्टेट में जाने के बाद उसे शर्म से अपना माथा नीचे नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, जागिए, सोचिए, ये वक्त आ गया है, यह वक्त आ गया है परिवर्तन का, यह वक्त आ गया है शैक्षणिक परिवर्तन का, यह वक्त आ गया है मानसिक परिवर्तन का, यह वक्त आ गया है वैचारिक परिवर्तन का। धन्यवाद।